ठीक है ना। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे लेप कोली पढ़ते हैं। ठीक है, लेप कोली देखें अब जो है गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुका है कोली लिथियसिस के लिए। Cl कोली लिथियसिस को मैं Cl लिखता हूँ। ठीक है, अब इसकी प्रोसीजर कैसे हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले देखें पेशेंट को फिटनेस एनेस्थीसिया फिटनेस वगैरह दे के जितना भी ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सर्जरी की, वो करने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे लिटाया जाता है। नीमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है एनेस्थीसिया देने के बाद। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके ज़रिए? वेरिस नीडल के ज़रिए। ठीक है, और फिर प्रेशर कितना रखा जाता है? 12 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें फिर हम पोर्ट्स डालते हैं। पोर्ट्स डालने का मतलब ये है कि अब ये एब्डोमेन है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स करके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डालने के लिए जगह बनाने को पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले इसमें अम्बलाइकल पोर्ट होता है। ठीक है, अम्बलाइकस के ऊपर ही हम लगाते हैं अंदर। ठीक है, और ये 10 मिलीमीटर पोर्ट होता है अम्बलाइकस वाला। ये हम कैमरा डालते हैं इसके ज़रिए अंदर, अम्बलाइकस के अंदर कैमरा डालते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा पोर्ट होता है वो एपिगेस्ट्रियम में होता है, इसको एपिगेस्ट्रिक पोर्ट, ये भी 10 मिलीमीटर का ही होता है। ठीक है, अच्छा फिर जो दो और पोर्ट्स होते हैं वो दोनों 5 मिलीमीटर के पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब मैंने आपको पहले बताया, एनसीएन देखें अंदर ट्रोकार से खोल के जगह बनाते हैं ठीक इंस्ट्रूमेंट्स डालने के लिए। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर पोर्ट कहाँ डालते हैं? राइट सब कोस्टल बॉर्डर पे। ठीक है, और फिर 2 फिंगर ब्रेथ्स बिलो इट हम 5 मिलीमीटर का पोर्ट दूसरा डालते हैं। ठीक है, तो ये 4 पोर्ट्स हो गए, अम्बलाइकल पोर्ट, एपिगेस्ट्रिक पोर्ट और 5 मिलीमीटर के पोर्ट्स। ठीक है ना। अगर मैं पोर्ट्स की डायग्राम आपको बता दूं, ये देखें ये हमारा सब कोस्टल जो है ना, सब कोस्टल मार्जिन है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा? ये हमारा है सब कोस्टल बॉर्डर, राइट सब कोस्टल बॉर्डर, लेफ्ट सब कोस्टल बॉर्डर। ठीक है, ये हमारी अम्बलाइकस हो गई। ठीक है, ये हमारा हाथ हो गया पेशेंट का। ठीक है, ठीक है, इसी तरह इस तरफ भी एब्डोमेन और ये पेशेंट का ऐसे हाथ। ठीक है, ये नेक और दिस एंड दैट। ठीक है, अब ये अम्बलाइकस है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो डालते हैं ये अम्बलाइकल पोर्ट 10 मिलीमीटर का होता है। फिर एपिगेस्ट्रिक रीजन में हम दूसरा पोर्ट डालते हैं इस जगह में। ठीक है, इस जगह में हम 10 मिलीमीटर का पोर्ट होता है। राइट सब कोस्टल मार्जिन के नीचे फिर एक और पोर्ट डालते हैं। राइट सब कोस्ट ये होता है राइट सब कोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन होता है। ठीक है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम ये पोर्ट डालते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर ये 5 मिलीमीटर का पोर्ट होता है। फिर दूसरा पोर्ट कौन सा है? सब कोस्टल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के रेंज में। सब कोस्टल तो है ये, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के लेवल पे। ये देखें एंटीरियर एक्सिलरी लाइन का आपको पता होगा, मिड क्लेविकुलर लाइन का भी आपको पता होगा। इस लाइन पे हम देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं? अब यहाँ नहीं देना, सब कोस्टल रीजन से नीचे। ठीक है, तो वो भी राइट सब कोस्टल रीजन से नीचे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? ये 5 मिलीमीटर का पोर्ट होता है। कितने पोर्ट हुए? एक पोर्ट, 2 पोर्ट एपिगेस्ट्रिक, और ये वाला तीसरा पोर्ट और चौथा पोर्ट। ठीक है, ये चौथा पोर्ट जो है वो सब कोस्टल राइट सब कोस्टल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन की लेवल पे देते हैं। राइट सब कोस्टल के नीचे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के लेवल पे। ठीक है, तो ये हमारे 4 पोर्ट्स होते हैं, इनके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अंदर और बाहर करते हैं बॉडी के। ठीक है, ठीक है ना, तो ये पोर्ट्स हो गए। अच्छा, अब एक बार पोर्ट्स आप डालेंगे उसके बाद आप एब्डोमेन में एंट्री करेंगे। एब्डोमेन में जब आप इंटर होंगे ना, आप देखेंगे डिफरेंट विज़रा को केयरफुली देखने के बाद आप सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी जो है ना कैलेट्स ट्रायंगल के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इनको आइडेंटिफाई करना होता है। दोनों अगर इस तरह हैं, इनको आइडेंटिफाई करना होता है और इनको फिर क्लिप्स लगाने होते हैं। एक इस तरह क्लिप्स लगाने होते हैं और फिर बीच में से इनको काट देना पड़ता है। ठीक है, बीच में से काटने के बाद देखें क्लिप्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद कट इन बिटवीन द क्लिप्स। ये देखें ये भी क्लिप लगाया, ये क्लिप लगाया, कोई दो इधर क्लिप्स लगाते हैं, कोई 2 इधर और 1 इधर लगाते हैं, क्योंकि ये जगह वैसे भी हमने बाहर निकालनी होती है ना। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर वाली साइड पर कोई 1 क्लिप लगा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा,
अब गाल ब्लैडर फिर देखें, फिर जब क्लिप्स लगाने के बाद इनको काटने के बाद गाल ब्लैडर जो है उस वो लगा होता है ना लीवर बेड लीवर के ऊपर बेड होता है गाल ब्लैडर का, ठीक है। वो गाल ब्लैडर से हम इसको आराम से उठाते हैं, डायसेक्ट करके उठाते, जैसे ये अलग होता है ना, जैसे ही ये अलग होता है लीवर बेड से, तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव इट थ्रू किसके, एपिगैस्ट्रिक पोर्ट के ज़रिए। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ये देखें यहाँ इस पोर्ट के ज़रिए, एपिगैस्ट्रिक 10 मिलीमीटर पोर्ट के ज़रिए हम गाल ब्लैडर को बाहर लेके आते हैं एलिगेटर फोर्सेप्स के ज़रिए, ठीक है। इस दौरान हम अगर कोई ब्लीडिंग हो तो इरिगेशन करते हैं, अच्छा सक्शन करते हैं, फ्लूइड अगर ब्लड निकला है तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम करते हैं। और फिर गैल ब्लैडर हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के, देखें पोर्ट साइड ब्लीडिंग, जहाँ पे हमने पोर्ट यहाँ पे लगाया, खोला, इधर इंसिजन मारा है ना ब्लेड से, ठीक है, वहाँ से ब्लीड हो सकता है। एक हो गया विजरल इंजरी विथ ट्रोकार, देखें जब हम इंसिजन मारते हैं ना तो अंदर ऐसे करके ट्रोकार भी डालते हैं, ट्रोकार डालते हैं उस इंसिजन के थ्रू, तो वो ट्रोकार कभी कभी ज़ोर से अंदर धक्का लगता है तो अंदर विजरा को इंजर कर सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है लेप कोली की। इसी तरह CBD की इंजरी हो सकती है ड्यूरिंग डायसेक्शन और इन द केलर्स ट्रायंगल, ठीक है। केलर्स ट्रायंगल के अंदर अगर आप डायसेक्ट करते हुए हो सकता है कि आपसे CBD भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ड्यूडिनल इंजरी हो सकती है, ठीक है। ड्यूडिनल इंजरी देखें कोलेटरल इंजरी होती है टू विजरा विथ कॉटरी, जब हम कॉटरी करने की कोशिश करते हैं ना कहीं भी ब्लीडिंग वगैरह तो उससे ड्यूडिनल इंजरी हो सकती है, ये कॉमनली होती है। इसी तरह पोर्ट साइड हर्निया हमारे प्रोफेसर करते हैं, मैंने जो हमारा प्रीवियस इंस्टीट्यूट था वहाँ पे नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि इवन प्रोफेसर भी कॉज करते हैं ड्यूडिनल इंजरी, तो इससे आपने बचना है, ठीक है। पोर्ट साइड हर्निया, जहाँ पे हमने पोर्ट डाला, हो सकता है काफ़ी अर्से बाद 3 महीने 4 महीने बाद 5 महीने बाद वहाँ से हर्निया निकल आए पेशेंट का, ये भी हो सकता है। इसी तरह इंजरी टू द इंफीरियर वेना केवा, एओर्टा, मेसेंटेरिक वेसल्स, ठीक है, इन सबको इंजरी हो सकती है। शोल्डर पेन होता है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम इरिटेशन होती है ना, तो फिर शोल्डर पेन हो सकता है पेशेंट को। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं किसकी, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की, ठीक है। अब हम लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी के बारे में जानकारी करेंगे। देखें लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी जो है वो मोस्ट जो दिन ब दिन जो है ये फेमस होती जा रही है, स्पेशली किन में, फीमेल्स में देखें एक तो स्कार इश्यूज़ की वजह से ये फेमस होती जा रही है, दूसरी ये कि इससे हम अदर गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, देखें वही वाली बात है, सबसे पहले जो है एनेस्थीसिया फिटनेस वगैरह वगैरह करके पेशेंट को जिए देते हैं और फिर पेशेंट को न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, PP कहते हैं इसको, PP न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है। या तो क्लोज मेथड के ज़रिए या फिर ओपन मेथड के ज़रिए। मैंने आपको 2 किस्म के जो न्यूमोपेरिटोनियम की टेक्निक्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, कहाँ बताई थी, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको, मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हम दोनों तरीक़ों से न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट कर सकते हैं, क्लोज मेथड यानी कि वेरीज नीडल के ज़रिए और ओपन मेथड, ठीक है। क्लोज मेथड ऐसे याद रखें वेरीज नीडल के ज़रिए CV, और ओपन मेथड हम जिसको हसन टेक्निक बोलते हैं, ये कोन शेप्ड कैनुले के ज़रिए, ठीक है ना, कोन शेप्ड कैनुले के ज़रिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट, ठीक है, या तो क्लोज मेथड के ज़रिए या तो ओपन मेथड के ज़रिए, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, फिर हम इंसिजन देते हैं अम्बलाइकस जो है, ठीक है ना, अम्बलाइकल पोर्ट बनाते हैं, उसके ज़रिए हम लेप्रोस्कोप या फिर कैमरा जिसको बोलते हैं कैमरा डालते हैं, ठीक है। थोरोपेरिटोनियल एग्ज़ाम करते हैं इसमें, ठीक, याद रखें थोरोपेरिटोनियल एग्ज़ाम करते हैं। डायग्नोसिस को फिर हम कंफर्म करते हैं पहले इसी पोर्ट के ज़रिए हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार जब डायग्नोसिस हमारा कंफर्म हो जाए ना, फिर हम 2 दूसरे पोर्ट्स 5 मिलीमीटर के पोर्ट्स 3 पोर्ट्स डालते हैं लेप अपेंडिक में, याद रखें कुल 3 पोर्ट्स, एक अम्बलाइकल पोर्ट, सुप्रा प्यूबिक पोर्ट और राइट लुम्बर एरिया में पोर्ट डालते हैं, ठीक है।
तो मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है ना। तो दूसरे जो एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो तो फिर हम 5-5 मिलीमीटर के 2 पोर्ट डालते हैं। फर्स्ट पोर्ट हम कहाँ डालते हैं? सुप्राप्यूबिक एरिया में। सेकंड पोर्ट हम कहाँ डालते हैं? राइट लुम्बर एरिया में अलोंग एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे एक मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये देखें लेफ्ट अपेंडेक्टमी के लिए अम्बिलिकल पोर्ट, सुप्राप्यूबिक पोर्ट 5 मिलीमीटर का, अम्बिलिकल पोर्ट 10 मिलीमीटर का, और राइट लुम्बर एरिया में पोर्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन की लाइन में ये भी 5 मिलीमीटर का, ठीक है। अच्छा सही है। फिर मीज़ो अपेंडिक्स सबसे पहले, फिर हम उसके अंदर जाने के बाद मीज़ो अपेंडिक्स को आइडेंटिफाई करके उसको या तो हम उसको क्लिप करते हैं। मीज़ो अपेंडिक्स देखें ऐसे होती है, अगर आपने देखा है ऐसे करके, ये मीज़ो अपेंडिक्स है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करके इसको क्लिप करते हैं, इसको मीज़ो अपेंडिक्स को, या फिर इसकी कॉटरी करते हैं बाइपोलर कॉटरी के साथ, ठीक है। फिर बेस ऑफ अपेंडिक्स जो है, बेस ऑफ अपेंडिक्स को हम क्लिप करते हैं या फिर उसको लाइगेट करते हैं किससे? ICS से, इंट्राकॉर्पोरियल सूचर, ICS इंट्राकॉर्पोरियल सूचर के ज़रिए या तो लाइगेट करते हैं या तो क्लिप करते हैं बेस ऑफ अपेंडिक्स को, याद रखें, ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर जब क्लिप करने के बाद अपेंडिक्स जो है बेस पे हम काट लेते हैं और फिर लुम्बर पोर्ट के ज़रिए, 5 मिलीमीटर का पोर्ट है ये लिम्बर पोर्ट के ज़रिए हम अपेंडिक्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये लुम्बर पोर्ट है, इस पोर्ट के ज़रिए हम अपेंडिक्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर हमने अम्बिलिकल पोर्ट के ज़रिए निकाला था और जो अपेंडिक्स है हम ये लुम्बर पोर्ट के ज़रिए निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की? कॉम्प्लिकेशंस देखें, पोर्ट साइड ब्लीडिंग, पोर्ट साइड हर्निया, अपेंडिकुलर स्टम्प की लीकेज। एक बार जो बेस का काटेंगे तो अपेंडिक्स की बेस काटेंगे तो वहाँ जो स्टम्प रह जाएगा अंदर, उसकी देखें ये अपेंडिक्स है, ठीक है। यहाँ बेस है, यहाँ टिप है। बेस को हम काटते हैं, जो रिमेनिंग रह जाता है ना उसको हम स्टम्प कहते हैं। उस स्टम्प के ज़रिए ब्लीड भी हो सकता है, ठीक है, लीकेज भी हो सकती है, ठीक है। अपेंडिकुलर आर्टरी की ब्लीड हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। सुप्राप्यूबिक पोर्ट जो डालते हैं उसकी वजह से हम यूरिनरी ब्लैडर को इंजर कर सकते हैं। सुप्राप्यूबिक पोर्ट यहाँ इधर पीछे यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो उस ब्लैडर को इंजरी कर सकते हैं और पेल्विक एब्सिस हो सकता है। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा जो प्रोसीजर है वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट के पेट के अंदर कैमरा डाल के देखते हैं, लेप्रोस्कोप डाल के देखते हैं कि उसमें मसला क्या है आखिर, डायग्नोस करने के लिए। ऑपरेशन नहीं है ये, डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो याद रखें डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एज एन एडजंक्ट टू सर्जरी इस्तेमाल की जाती है। अब एडजंक्ट टू सर्जरी का क्या मतलब है? एक पेशेंट है जिसके पेट में कोई मसला है, ठीक है, पेट में कोई मसला है, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा कि क्या मसला है। दूसरी इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए सारी इन्वेस्टिगेशंस हमें बता नहीं पा रही, दूसरी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे, CT, MRI ये बता नहीं पा रही कि मसला क्या है। तो उसमें नेकेड आँख से देखने के लिए, कैमरे की आँख से देखने के लिए हम उसके पेट के अंदर पोर्ट डाल के कैमरे की मदद से दाखिल होते हैं और देखते हैं कि यार अंदर क्या मसला है। इसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। अगर कोई मसला है तो उधर ही हम सर्जरी भी कर सकते हैं, मसला नहीं है तो कोई बायोप्सी वगैरह लेके हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। इट इज़ एन एडजंक्ट टू सर्जरी, याद रखें। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का बहुत सारे अभी रिसेंटली फ़ायदे, एक दौर में होता था कि एक्सप्लोरेट जो भी पेशेंट ट्रामा के साथ आए, पेट डिस्टेंशन के साथ आए, कर लो भाई लेप्रोस्कोपिक एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी। देखें मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी को पूरा नहीं लिखता, मैं एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी को सिर्फ ऐसे लिखता हूँ। मेरे 5000 लेक्चर्स में आपको जहाँ भी ये मिल जाएगा इसका मतलब है एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी, ठीक है। तो अननेसेसरी जो लेप्रोटमीज होती हैं ना उससे हमें बचाया है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ने, ठीक है। इसकी क्या इंडिकेशंस हैं? देखें एब्डोमिनल ट्रॉमा के साथ कोई पेशेंट आया, अनसर्टन उसकी कंडीशन है, हमें पता नहीं लग रहा कि लेप्रोटमी करें कि ना करें, कुछ इस तरह की सिचुएशन है तो हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे। स्टेजिंग ऑफ मलिग्नेंसी, किसी पेशेंट को एब्डोमिनल कोई कैंसर है, एब्डोमिन का कोई भी कैंसर, उसकी स्टेजिंग, उसका स्प्रेड एक्सटेंट देखने के लिए हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। इसी तरह
एक्यूट पेल्विक कंडीशंस में भी हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। कोई भी बायोप्सी लेनी हो, फॉर एग्जांपल पिछले दिनों हमने एक पेशेंट की डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की, ठीक है। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी देखें, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी को मैं इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। डायग्नोसिस कहते हैं ना इसको, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक, या फिर इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोई वो नहीं है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी या डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। तो यहाँ पिछले दिन मैं बता रहा था, पिछले दिनों एक पेशेंट की हमने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की। लीन सा पेशेंट था, ठीक है। उसकी हमें समझ नहीं आ रही थी, उसके बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस फेल हुई कि इसको बताने के लिए कि इसकी डायग्नोस क्या है। तो हमने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की, हमने अंदर देखा कि उसकी थी गट ट्यूबरक्यूलस थी, ट्यूबरक्यूलस गट थी, ठीक है। तो देखें किस तरह हमें इस प्रोसीजर ने उस पेशेंट का पेट काटने से बचा लिया, ठीक है। तो कैमरे के ज़रिए छोटा सा हमने इंसिजन दिया, अंदर कैमरा गया, हमने देखा कि हाँ यार इसको ट्यूबरक्यूलस गट है। इसकी वीडियो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। फिर ट्यूबरक्यूलस गट थी तो हमने वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल की जो बायोप्सी ली, अच्छा इसी तरह कुछ लिम्फ नोड की भी बायोप्सी ली, वहाँ से उठाई, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरे इंडिकेशंस में क्रोनिक एब्डोमिनल पेन, जहाँ पे दूसरी इन्वेस्टिगेशंस फेल होती हैं, तो वहाँ पे भी हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का सहारा ले सकते हैं। देखें, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बहुत एडवांटेजेस हैं। एक तो ये हमें अनड्यू एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी से बचाती है, ठीक है। 100 लेप्रोटमीज अगर एक दौर में करते थे लोग, तो उसकी जगह में हम अभी 30 लेप्रोटमीज करते हैं। बाकी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से हमें पता चल जाता है कि इसको लेप्रोटमी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा है। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का कि ये जो है ये डायग्नोसिस को, किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमारी मदद करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि डायग्नोसिस एक बार कंफर्म हो जाए ना, तो इसी सिटिंग में ही पेशेंट को उधर ही लिटाए हुए हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, या तो ओपन सर्जरी के ज़रिए या फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए। यानी कि एक बार हम पेशेंट की डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करें, अगर डायग्नोसिस हमारा कंफर्म हो जाता है ना, तो उसी डायग्नोसिस की बेस पे हम पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। ये सर्जरी ओपन भी हो सकती है, ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक भी हो सकती है, ठीक है। देखें, तो फ़ायदा ये हुआ, एक तो ये बताता है कि सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं, ये बताता है। दूसरा, डायग्नोसिस को कंफर्म करता है ये डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। और अगर डायग्नोसिस को कंफर्म करता है और उधर हम समझते हैं कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, तो उसी सिटिंग में या तो ओपन या तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके पेशेंट को हम थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है।